हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट current affairs issues which is going to be very important for CLAT 2022 as well as ARET and other law entrance exam. And we are witnessing this type of economic crisis in Sri Lanka, which we are going to discuss in this video. It is the worst economic crisis in Sri Lanka which has hit the nation since its independence. Now, what is the nature of this crisis? Sri Lanka में bankruptcy हुई क्यों? Why there is a balance of payment crisis which is happening in Sri Lanka? Why Sri Lanka has defaulted on its loan repayment? As you must have been aware that Sri Lanka को total debt जो है foreign debt, that is $51 billion, and for this year it required around $7 billion. Now Sri Lanka has declared the default on all the $51 billion. It is called as preemptive default, and it is seeking a loan assistance from IMF. So in this video हम इसको threadbare analysis करेंगे पूरा कि that how come Sri Lanka reached this stage where it is facing shortage of dollar such that it cannot finance its crude oil imports, which is very crucial to run any economy. So let's start. So before we start this video, I just want to announce that we at the Money Law classes, we have launched our 1 year and 2 year course. You can get extra information about these batches, the date, etc. by calling us at 9971 444 or you can visit us at www.lawentranceindia.com. Now friends, इस क्राइसिस को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ताकि ये इकोनॉमिक्स हमको, ये क्राइसिस हमको पूरा 360 डिग्री वे में समझ में आ जाए। ओके, सो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वो जो हमें समझना है, विच इज़ कॉल्ड एज ट्विन डेफिसिट। ये ट्विन डेफिसिट क्या होता है एंड व्हाट इज़ द इंटरलिंकेज बिटवीन द ट्विन डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस विच करेंटली श्रीलंका इज एक्सपीरियंसिंग। सो इफ़ यू विल कम टू नो कि क्या जो आज श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, क्या वो अचानक से 2022 में हुआ या पहले से ही होता आ रहा है? सो इसका आंसर है कि ये जो आज क्राइसिस है, ये आज का क्राइसिस नहीं है। ये क्राइसिस सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसकी शुरुआत एक्चुअली 2009 से होती है, बट एक्चुअली 2019 से एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट ने इसको आइडेंटिफाई किया था दैट करेंटली श्रीलंका इज़ अ क्लासिक ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी। व्हेन वी से दैट इट इज़ अ क्लासिक ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उस कंट्री के इकोनॉमी में दो टाइप की डेफिसिट देखी जा रही है। एक तो फिस्कल डेफिसिट, दूसरा क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो है इट इज़ रिलेटेड विद गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिस्कल डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है उसको मेजर करता है। सेकंड इज करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या मेजर करता है? इट मेजर्स दैट हाउ मच डॉलर यू आर अर्निंग थ्रू एक्सपोर्ट एंड हाउ मच डॉलर यू आर स्पेंडिंग ड्यू टू योर इम्पोर्ट। सो हाई करंट अकाउंट डेफिसिट मीन्स योर एक्सपोर्ट इज वेरी लो एंड योर इम्पोर्ट इज वेरी high. Okay, so the Sri Lankan economy, it was experiencing both this deficit since 2019 only. जैसा कि हम देख सकते हैं कि ADB रिपोर्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट, विच इज़ हेडक्वार्टर्ड एट मनीला इन फिलीपींस, उसने पहले ही बता दिया था 2019 में कि भाई श्रीलंका में ट्विन डेफिसिट देखे जा रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। अब ट्विन डेफिसिट पे भी मामला संभल जाता अगर कोविड-19 नहीं होता तो। COVID-19 and Easter bombing in 2019 in Sri Lanka, these are the most important factor कि why Sri Lanka is going through this crisis. But क्या सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स ही जिम्मेदार हैं आज श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में? So we will come to know that no, internal factors are also important. ये हमको कैसे समझ में आता है कि internal factors is also very important for today's analyzing Sri Lanka's BOP crisis, क्योंकि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब हम यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। फिस्कल डेफिसिट इज
ओके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है, अब अगर हमारे पास हाई फिस्कल डेफिसिट है तो इसका मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई श्रीलंकन गवर्नमेंट हैज़ वेरी हाई फिस्कल डेफिसिट। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे है। जब 2019 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था, सो द राजपक्षास हु वर फाइटिंग द इलेक्शन, दे डिक्लेयर्ड बिग टैक्स कट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. When these big tax cuts were announced and when Gotabaya Rajapaksa became the president of Sri Lanka and Mahinda Rajapaksa became the prime minister of Sri Lanka, now since they had promised in their electoral polls that there will be big tax cuts under their government, so they abolished certain important taxes which was important for government revenue. Expenditure कम नहीं हुआ, expenditure उतना ही है या बढ़ गया, but government के revenues को इस बिग टैक्स कट से बहुत बड़ा जॉल्ट मिला. सो सी द टैक्सेस व्हिच हैड बीन डिडक्टेड आफ्टर 2019 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. सो इट वाज द एबॉलिशन ऑफ नेशनल बिल्डिंग टैक्स, इकोनॉमिक सर्विस चार्ज, पेड टैक्स, देन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, देन VAT other than financial services, they were drastically reduced. Now what was the impact of this reduction in the tax cut, reduction in the tax or big tax cut? So the overall impact was that there was a loss of $1.4 billion of revenue in a year to the Sri Lankan government. अब इसको इकोनॉमिक्स के टर्म में समझते हैं. अगर किसी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर सेम है, if the government's expenditure is same but the revenue has decreased, अब ये गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन होता है? In such case, government goes for borrowing. Okay, now government can go for borrowing in two ways, external and internal, both. Now suppose I am taking a case that government went for external borrowing. ठीक है, so here the government is taking loans from outside countries and institutions. इस loans को, इसके interest को पे करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्विसिंग द डेप्ट. If every year the expenditure of government goes on increasing, so what will happen? This borrowing will also go on increasing. अगर जितना borrowing increase होगा तो उतना गवर्नमेंट का लोन भी increase होगा, जितना लोन increase होगा उतना डेप्ट सर्विसिंग का जो खर्चा होता है वो भी increase होगा हर साल. And then there will be more outflow of dollar from the country and less inflow of dollar, which will lead to current account deficit. Okay, so यहाँ पे one of the reason, not all reason, but one of the reason for high current account deficit was also when the Sri Lankan government went for borrowing for financing its fiscal deficit. Okay, so it led to current account deficit. Along with that, there were certain other factors which led to increase in the current account deficit. So some of these factors were, because of COVID-19 there was worldwide lockdown. Now Sri Lanka is dependent on tourism, tea export and rubber export for earning foreign exchange reserve. अब it is an island country of only, अगर आप श्रीलंका का population देखेंगे तो it is like 20 million, not more than that. Fine. Now यहाँ पे जब COVID-19 disruptions हुआ, when there was dislocations in supply chain, so what happened, and lockdown, so tourism sector was badly hit in Sri Lanka, which is the important source of forex reserve. Second was remittances, जो आते हैं, जो श्रीलंकन nationals जो बाहर काम करते हैं और जो remittances country में भेजते हैं, वो remittances भी घट गए, because what happened that there was no work throughout the world, there was lockdowns. So people either returned to their country, they remained there. So what happened? The remittances, they dried up. Then what happened? That because of dislocation of supply chain. Okay, जैसे कि आज हम क्या देख रहे हैं कि globally the commodity prices have increased. This is because of disruption in supply chain because of COVID-19, और जो currently जो हो रहा है, it is because of Russian-Ukraine crisis. But at that point of time, because of this dislocation,
there was low export of tea, which is an important exportable commodity of Sri Lanka. At the same time, अब जो हो रहा था कि जब ग्लोबल रिकवरी टेक प्लेस कर रहा था कोविड-19 के बाद, तो उस वक्त कुछ चीज़ें हुई जिसने इंडिया को भी इम्पैक्ट किया और श्रीलंका को भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट किया. दैट वाज द फर्स्ट वाज राइज इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस. rise in global commodity prices. The second one was rise in crude oil prices. Okay, now just like India, Sri Lanka is also a major oil exporting country. ठीक है, अब जब इन दोनों के कॉस्ट बढ़ गए तो ऑब्वियसली बात है इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ गया. ठीक है, इंपोर्ट बिल का बढ़ना मतलब मोर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डिक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. ठीक है, फाइन. तो पहले से ही हाई फिजिकल डेफिसिट, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट तो था ही, उसके बाद इन ग्लोबल फैक्टर्स ने उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड दैट बिकॉज ऑफ दिस द कंट्री वाज सफरिंग थ्रू द हाई करंट अकाउंट डेफिसिट. क्योंकि क्या हो रहा है कि इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, ओके, एंड देन इट रिमेन सेम. ठीक है ना, बट एक्सपोर्ट अर्निंग्स टूरिज्म को भी हम एक्सपोर्ट ही लेते हैं. एक्सपोर्ट अर्निंग्स थ्रू टूरिज्म, एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड रबर, they declined. Along with that, there were several other factors which are important for Sri Lanka's current balance of payment crisis. Friends, हम बार बार ये पढ़ते हैं कि balance of payment crisis. What is this balance of payment crisis? In short, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी कंट्री जिसके पास इनफ डॉलर नहीं है टू पे फॉर इट्स इम्पोर्ट. वी कॉल इट द सिचुएशन इज दैट द कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. नाउ सी, देयर आर सर्टेन इंटररिलेटेड फैक्टर्स. नाउ अब देखो क्या हुआ. व्हेन द करंट अकाउंट डेफिसिट वाज वाइडनिंग इन श्रीलंका, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो सॉल्यूशन से ज़्यादा प्रॉब्लम बन गए. ठीक है ना. सो दैट वन ऑफ द डिसीजन वाज बैनिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स. सो श्रीलंका इट इम्पोर्ट्स केमिकल फर्टिलाइजर्स. सो वन ऑफ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू बैन द केमिकल फर्टिलाइजर्स टू प्रिवेंट द आउटफ्लो ऑफ डॉलर. अब ये जब हमने केमिकल फर्टिलाइजर को बैन कर दिया तो इसको रिप्लेस कैसे करेंगे? टू रिप्लेस इट विद ऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके, अब फ्रेंड्स इसका बहुत ही गंदा नतीजा निकला इकोनॉमी के ऊपर. ठीक है, वंस द केमिकल फर्टिलाइजर वाज बैंड, सो व्हाट हैपेंड दैट द फूड प्रोडक्टिविटी वेंट लो. सो देयर वाज फूड स्कैरसिटी इन श्रीलंका. द नेक्स्ट इज कि tea and rubber, which is important exportable commodity of commodity of Sri Lanka. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिंस केमिकल फर्टिलाइजर्स उनको भी ग्रो करने में यूज होता है, सो नाउ व्हाट हैपेंड दैट टी एंड रबर प्रोडक्शन दे ऑल्सो वेंट डाउन. ये भी एक हो गया, द टी एंड रबर प्रोडक्शन दे वेंट डाउन. गॉट इट. तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस एक नया रूप ले लेती है. पहले तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो टेक्निकल टर्म में चल रहा था वो था कि भाई हाई फिजिकल डेफिसिट है और हाई करंट अकाउंट डेफिसिट है. अब उसके साथ साथ देखिए इंपोर्ट्स पे बैन लगने लगे. इंपोर्ट्स तो वहाँ पे क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, होने लगे. ठीक है, जैसे कि फूड की स्कैरसिटी हो गई,
फ्यूल की स्कैरसिटी हो गई, ठीक है, कुकिंग गैस की स्कैरसिटी हो गई, ठीक है, मेडिकल सप्लाईज इनकी स्कैरसिटी हो गई। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, जब स्कैरसिटी हो जाएगा तो उसका सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे। सो इन्फ्लेशन इंक्रीज इन श्रीलंका टू 30%. So now the other characteristic of this crisis was high inflation. Okay, the second was the poor debt management program of the government. It depleted the foreign exchange reserve by 70%. अब श्रीलंका के पास कोई चॉइस नहीं बचा था अदर देन डिक्लेयरिंग प्रीएम्प्टिव डिफॉल्ट। प्रीएम्प्टिव डिफॉल्ट का मतलब श्रीलंका बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड डिफॉल्ट और बिफोर इट बिकम्स डिफॉल्टिंग कंट्री, उसके पहले श्रीलंका ने अपने आप को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया कि दैट आई हैव अ $51 बिलियन ऑफ लोन एंड आई एम डिफॉल्टिंग ऑन इट। ठीक है, दिस प्रीएम्प्टिव डिफॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री टू स्टार्ट द नेगोशिएशन विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा टू रीस्ट्रक्चर द लोन। ठीक है, इसमें से जो $51 बिलियन का जो लोन है, इसमें से सिर्फ चाइना का अगर हम देखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन तो $6.5 बिलियन ऑफ लोन is of China to Sri Lanka. Okay, so what happened here, that on 12th April 2022 a very major decision was taken by the Sri Lankan government to announce the preemptive default. Following this it is started negotiation with IMF for packages. ये जो $51 बिलियन है ये श्रीलंका को अभी नहीं देना है, ये टोटल डेप्ट है श्रीलंका के ऊपर। इस साल के लिए जो श्रीलंका को चाहिए दैट इज $7 बिलियन। नाउ द नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे एक हिंदुस्तान टाइम्स का एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं इसको बड़े अच्छे तरीके से समझने के लिए। और सी कैसे एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट लीड्स टू पब्लिक एंगर और कैसे पब्लिक एंगर लीड्स टू पॉलिटिकल क्राइसिस वेयर द करंट प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस एंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड टू मैनेज द कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, जस्ट रीड इट। Sri Lanka has been mired in turmoil and surging inflation. We just saw that inflation was 30% and it might accelerate to 40% in coming months. क्योंकि देखिए सप्लाई साइड, देखिए इन्फ्लेशन में क्या होता है, यहाँ पे श्रीलंका का केस क्या है, इन्फ्लेशन में यहाँ पे सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है श्रीलंका को। ठीक है, so unless this supply side constraint is resolved, the inflation is not going to come down. Okay, so here the inflation is going to continue up to 40%. Okay, and it has left the country short of hard currency like dollars, euro, etc., which it needs to import food and fuel. अब आप सोचोगे कि सर फ्यूल इंपोर्ट करना समझ में आ रहा है, why Sri Lanka wants to import food? So again I want to tell you कि because the organic farming policy which was introduced by banning the chemical fertilizer, there is shortage of food also in Sri Lanka. Okay, now because of this scarcity of essential commodities, public anger boiled and it led to violent protest and the government had to halt the payment on its $12.6 billion foreign debt to preserve cash for essential goods. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, it was for shortage of essential commodities. Now so Sri Lankan government had decided that $12.6 billion had to be given for loan foreign debt payment. Now this foreign debt payment $12.6 billion could not be diverted for that, but it was diverted for buying essential goods in Sri Lanka. So such was the intensity of the public protest in Sri Lanka. So that is very important. ओके, नाउ व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस पब्लिक प्रोटेस्ट? तो यहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका महिंदा राजपक्सा ही हैड टू रिजाइन एंड देन रानिल विक्रमसिंघे वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। So friends, that's all for this video. So how did you like this video? Please comment me in the comment box. If you have any doubts or if you want any clarification on certain points made over here, you can write to us in the comment box.